मानव हृदय से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा और अतिरिक्त जानकारी भी दिया जाएगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में कोई भी कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हृदय से संबंधित प्रश्न नहीं छूट पाएगा। तो इसको जो है ध्यान से देखना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना आसान तरीका बताएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ लिख दिए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम बताएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत लिखना भी ज़रूरी होता है। तो चलो देखते हैं मानव हृदय के बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसके बाद हृदय को हम विस्तार से हृदय को बना करके उसको समझाएंगे, संरचना को। तो देखो हृदय बनाना, हृदय की संरचना बनाना भी दिखाएंगे कैसे बनता है हृदय, आसानी से आप बना ले जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हृदय मुख्य कार्य क्या करता है। मुख्य कार्य हृदय जो करता है वो रक्त परिसंचरण, यानी कि हृदय जो है रक्त का यानी खून का हमारे शरीर में संचार करता है। संचार का मतलब होता है कि रक्त को दौड़ाता है, यानी कि एक तरफ से भेजता है, दूसरी तरफ से खींचता है। ऐसे कुछ नलिकाएं हैं शरीर में, यानी जिसे शिरा धमनी या कैपिलरीज कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, अभी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सिर्फ इतना याद रखो, संचार किसे कहते हैं, संचरण परिसंचरण किसे कहते हैं। खून का यानी ब्लड का शरीर में दौड़ना ही संचरण कहलाता है, लेकिन रक्त का तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण। इसकी खोज सबसे पहले, इसके बारे में अध्ययन जो किए थे सबसे पहले, तो ये थे 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे ने किया था। तो आगे जो है इसके बारे में आपको हृदय के बारे में एक बात और याद रखना है। हृदय पूछ लिया जाता है हृदय कहाँ स्थित होता है, तो आपको बताना है वक्ष गुहा, यानी वक्ष जिसे कहते हैं जो छाती के एकदम बीचों बीच का हिस्सा जो होता है, ये इसे वक्ष कहते हैं। तो ये वक्ष गुहा में बीचों बीच में, वक्ष गुहा के एकदम बीचों बीच में स्थित होता है और हृदय का निचला हिस्सा थोड़ा सा बाएं साइड में झुका रहता है। वक्ष गुहा का निचला हिस्सा, वक्ष गुहा में जो हृदय का निचला हिस्सा थोड़ा सा झुका रहता है बाएं साइड में, इसको याद रखेंगे। अब इसका वजन हृदय का वजन मनुष्य में 250 से 350 ग्राम, लेकिन एवरेज औसत वजन 300 ग्राम होता है। तो यदि ये एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि विश्व में या दुनिया में कौन ऐसा प्राणी है जिसका हृदय सबसे भारी है, तो ये ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल का हृदय इतना भारी है कि 10-15 लोग उसे उठा नहीं पाते हैं। 10-15 लोग नहीं, यानी हम खड़े हो जाएं उसके हृदय जितना बड़ा उसका आधे रहेंगे, इतना बड़ा बड़ा हृदय होता है। ब्लू व्हेल का साइज बहुत बड़ा होता है, उसके छोटे और बड़े साइज में भी ब्लू व्हेल होती है, इसलिए उसके हृदय का वजन जो है 300 किलोग्राम से लेकर 900 किलोग्राम तक होता है। आप समझ सकते हैं 3 कुंटल से लेकर 9 कुंटल तक होता है उसका हृदय का वजन। और एक बात, उसके हृदय की गति जो होता है वो बहुत धीमा होता है। जब वह पानी की सतह में निचली हिस्से में जाता है, समुद्र में निचले हिस्से में सतह में जाता है, समुद्र की सतह निचले हिस्से में, तो उसका हृदय का गति बहुत धीमा हो जाता है। लगभग वो 1 मिनट में 2 से 8 बार ही धड़कता है। अब सोचो कितना धीमा धड़कता है, बहुत धीमा हृदय उसके हृदय की गति है। और जब ऊपर सतह पर चला आता, ऊपरी सतह पर चला आता है सांस लेने के लिए पानी से ऊपर, तब उसका हृदय की गति 25 से 35 बार प्रति मिनट हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे। आगे अध्ययन इसका क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। इसको पूछ लिया जाता है हृदय का अध्ययन किसे हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। और अध्ययनकर्ता, जिसको जब कोई व्यक्ति इसको बढ़िया से यानी हृदय के बारे में जानकारी कर लेता है और इससे संबंधित कार्य करने लगता है, डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। इसको याद रखेंगे। वयस्क में धड़कन, वयस्क मनुष्य में
औसत धड़कन 72 बार प्रति मिनट होता है, लेकिन ये कम ज़्यादा भी होता है। जब कोई व्यक्ति एकदम निराश हो जाता है, सोच में बैठ जाता है, तब उसका हृदय 72 से कम हो जाता है, 4-6 बार कम हो जाता है। और जब चौंक जाता है, डर जाता है, घबराहट हो जाती है, तो धड़कन जो है बढ़ जाता है इसका, तो 80 बार हो जाता है, 85 बार हो जाता है प्रति मिनट। तो ऐसे होता है। और एक बात याद रखेंगे, कौन ऐसा जीव है जिसका धड़कन सबसे तेज होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो श्रीव नाम का एक प्राणी है, श्रीव, जिसे छछूंदर कहते हैं। तो छछूंदर को मोल भी कहता है, मोल, लेकिन यहाँ श्रीव कई प्रजातियों में छछूंदर होती हैं। तो श्रीव नाम का एक छछूंदर है, उसका इंग्लिश में श्रीव कहते हैं। तो उसका हृदय के धड़कन जो होता है 800 से 1000 बार प्रति मिनट होता है। उसका धड़कन इतना तेज हृदय धड़कता है, ऐसे एकदम वाइब्रेशन करता है, वो वाइब्रेशन एकदम समझ लो वाइब्रेशन मशीन होता है, बहुत तेज धड़कता है उसका हृदय। यानी सोच लो 1 मिनट में 800 से 1000 बार धड़कता है। और एक बात, धड़कन से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रूणावस्था में हृदय की धड़कन कितना होता है। जब शिशु बनना स्टार्ट होता है यूट्रस में, तो देखो शिशु ऐसे बनता है, भ्रूणावस्था में शिशु जब बनना स्टार्ट होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या, ये याद रखेंगे, एक पॉइंट और याद रखेंगे, सबसे पहले कौन सा अंग बनता है भ्रूणावस्था में। जो बच्चा बनता है उसके आंतरिक अंग, जो सबसे पहले कौन सा आंतरिक अंग बनता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले होता है एक न्यूरल ट्यूब बनता है, लेकिन ये न्यूरल ट्यूब कोई अंग नहीं है, क्योंकि एक नलिका है जो कि रीढ़ की हड्डी को बनाती है। यही जो है रीढ़ की हड्डी के रूप में हो जाती है, और यही जो है हृदय को बनाती है, और यही से जो धमनी और सिराएं बनना स्टार्ट हो जाती हैं इसी से। तो इसे न्यूरल ट्यूब कहते हैं, और ये न्यूरल ट्यूब पूंछ से लेकर सिर तक जाती है। तो लेकिन यदि विकल्प में ना हो तो सबसे पहले हृदय बनता है। याद रखेंगे, भ्रूणावस्था में सबसे पहले आंतरिक अंग हृदय बनता है, यहाँ जो है हृदय बन जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है भ्रूणावस्था में सबसे पहले कौन सा आंतरिक अंग बनता है, तो ऑप्शन में हृदय रहेगा। हृदय, यदि ये न्यूरल ट्यूब रहेगा तो सबसे पहले न्यूरल ट्यूब, लेकिन न्यूरल ट्यूब एक विशेष अंग नहीं है, क्योंकि विशेष अंग है लेकिन ये अंग गायब हो जाता है बाद में, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी बन जाता है और नलिकाएं इसी में से निकल आती हैं। इसके बाद ये न्यूरल ट्यूब गायब हो जाता है। तो सबसे पहले हार्ट बनता है, ये हो गया हार्ट। और उस समय हृदय की धड़कन, भ्रूणावस्था में हृदय की धड़कन जो होता है वो 120 से 160 बार प्रति मिनट होता है। यानी 1 मिनट में 120 बार धड़कता है, या तो 160 के बीच में इसका धड़कन होता है। यहाँ लिखा गया भ्रूण में धड़कन कितना होता है, यहाँ बार प्रति मिनट लिख लेंगे। अब कुछ और प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाता है हृदय से संबंधित। अन्य प्राणियों में हृदय चैम्बर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखेंगे मछली में मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। याद रखेंगे, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, यानी कह सकते हैं 2 कमरे, या तो कह सकते हैं। तो इसमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। और पूछ लिया जाता है उभयचर या मेढक, जो जल और स्थल दोनों में रहता है, उभयचर मेढक है जैसे। और कुछ सरीसृप हैं, सरीसृप मतलब जिसके रीढ़ होता है, जो रेंग कर चलते हैं, उसे सरीसृप। तो कुछ सरीसृप हैं जैसे सांप, छिपकली, इनके हृदय में भी 3 कक्ष होते हैं। इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद, एक निलय होता है। इसको याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में भी हृदय से संबंधित
कोई भी जानकारी या कोई प्रश्न रहेगा उसका उत्तर इस वीडियो से मिल जाएगा। तो देखो, तो इसमें हम बहुत सारी जानकारी देंगे तो टाइम थोड़ा लगेगा ही, वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन जानकारी के उद्देश्य से तो कितना 20 साल 25-30 साल तक लोग पढ़ते हैं, तो इसमें 1 घंटे में आपको कम से कम 2 दिन का जानकारी, 2 दिन में जितना आप जानकारी करेंगे उतना 1 घंटे में आपको जानकारी मिल जाएगा। 40-45 मिनट का वीडियो बनेगा लगभग। तो देखो, हो सकता है 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे देखो, काकरोच, अगला पूछ लिया जाता है कौन ऐसा जीव है जिसके हृदय में सबसे ज़्यादा चैम्बर होते हैं। हृदय में कितने चैम्बर? सबसे ज़्यादा चैम्बर 13 चैम्बर होते हैं। वैसे आकार में होते हैं, ऐसे। तो हम इसको समय को देखते हुए आगे ज्यादा नहीं बनाएंगे, इसको डाट डाट करके कुल 13 चैम्बर होते हैं। तो काकरोच के हृदय में 13 चैम्बर है। तो काकरोच में के सिर को यदि काट देते हैं तो काकरोच सिर काटने से उसकी मृत्यु नहीं होता है। सिर, क्योंकि यदि इसको किसी तरह से खाना देते रहें, इसके पेट में खाना भेजते रहें, तो ये सिर काटने से इसकी मृत्यु होगी ही नहीं, ये हरदम जिंदा ही रहेगा। तो ये सिर काटने से 1 दिन बाद जब ये भूख से, इसके पेट में कुछ नहीं रह जाता है तो ये भूख से मर जाता है, लेकिन सिर काटने से इसकी मृत्यु नहीं होती है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। देखो, बहुत बढ़िया हार्ट बन गया। इसमें 2 अलिंद, 2 देखो ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं, दोनों 2 उन्हें अलिंद कहते हैं, जो नीचे हैं दोनों उसे निलय कहते हैं। यानी 2 अलिंद और 2 निलय होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न बनता है, प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण, यानी एक व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति में लगाना, हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले इसमें कौन सफल हुआ था? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के महान चिकित्सक क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 में इन्होंने सफलता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका के थे, एक व्यक्ति का हृदय दूसरे हृदय में लगाए थे। तो प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था सफल हृदय प्रत्यारोपण? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड महान चिकित्सक थे, उन्होंने 1967 में ये कर दिखाया। बहुत बड़ा काम है हृदय, क्योंकि हृदय लगाना या मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करना या हृदय को ट्रांसप्लांट करना, एक व्यक्ति से दूसरे में लगाना, व्यक्ति के लिए बचने का केवल 1% चांस होता है, वो भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक स्तर का डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, तो सर्जन। तो देखो आगे हम जानकारी देंगे हृदय को बना करके, हृदय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हृदय बनाने के लिए आप ध्यान से देखें, हृदय इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ध्यान दें, हृदय कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से। तो हृदय में यही एक प्रश्न पूछ लिया था, यही देखो, ध्यान से देखो, यही एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हृदय को जो बाएं और दाहिने हिस्से में जो एक वाल होती है, हृदय को दाएं बाएं में बांटती है, उसे क्या कहते हैं? सेप्टम। इसको याद रखो, इसे कहते हैं सेप्टम। इधर बाएं लिखेंगे, इसे कहते हैं सेप्टम। इसे सेप्टम कहा जाता है। अंग्रेजी में सेप्टम, हिंदी में इसे विभाजिका कहते हैं। विभाजिका कहते हैं। और इसकी परतों के बारे में, इसकी परतों को बना लें। हृदय की परत जो ये है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। तो देखो, ये बाएं साइड में इसका निचला हिस्सा कुछ झुका होता है। तो अब इसके परतों के बारे में, ये मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। मांसल, इसके जो पेशी होते हैं, मांसल पेशी होती है, तो इसके जो है सबसे बाहरी परत जो होता है इसके हृदय का, उसे कहते हैं, इसको भी पूछ लिया जाता है, हृदय के तीनों परतों के नाम बताइए, या हृदय में जो
सबसे बाहरी परत होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। और जो बीच की परत होती है उसे कहते हैं मायोकार्डियम। और जो आंतरिक परत होती है इसमें ब्लड कभी चिपकता नहीं है, ऐसी परत इसमें श्लेष्मा होता है, श्लेष्मायुक्त इसमें परत, आंतरिक परत। ये इसमें ऐसा होता है कि इसमें ब्लड बहुत आता है लेकिन कभी ब्लड इसमें चिपकता नहीं है, जो ब्लड आता है सीधे निकल जाता है। ये नहीं, जैसे अभी देखो कोई भी बर्तन रखो उसमें पानी उड़ेलो, उसके बाद फिर पानी एक बर्तन से दूसरे में करो तो इसमें पानी लग जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जितना ब्लड आता है एकदम पूरा चला जाता, साफ हो जाता है हृदय, फिर आता नया। ये नहीं कि इसमें ऐसे निचली परत का एक गुण है। अब बीच वाली जो परत है इसका गुण है ये गति करती है, अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बनी होती है। अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक मतलब होता है ऐसी पेशियां जो अपने आप बिना इच्छा से गति करते हैं। आप कितना भी चाहे हृदय को रोक ले, ऐसे रोको हृदय को, जैसे हाथ को रोक लेते हो यहाँ रोक लो वैसे, लेकिन हृदय को नहीं रोक सकते। चलो हम रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। हृदय अपनी इच्छा, किसी की इच्छा अनुसार नहीं रुकता है, उसकी पेशियां अपने आप बिना इच्छा से गति करती हैं, यानी इसे कहते हैं, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इसमें एक गुण होता है। और जो बाहरी परत होता है एपिकार्डियम, उसका ये क्वालिटी है कि हृदय को बहुत मजबूती, ये सबसे मजबूत होता है। और बीच की मजबूत होता है लेकिन बाहरी और ज्यादा मजबूत होता है। इसको हृदय के इसको चोट सहने की क्षमता होती है। बाहरी परत होती है बहुत सह लेती है चोट को, आंतरिक भाग को बचाती है। तो बीच वाली गति के लिए उत्तरदायी है। और अंदर की परत जो है इसे एंडोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम का गुण है कि उसमें, उस परत में कभी भी ब्लड चिपकता नहीं है। बीच वाली गति के लिए उत्तरदायी, बाहरी सुरक्षा के लिए मजबूत होती है, इसको याद रखना। आगे आप देखेंगे हृदय को चार भागों में, दो भागों में बांटने के लिए जो दाएं बाएं में वो सेप्टम है। अब फिर चार भागों में जो बांटता है ऐसे, एक ये होते हैं वाल्व, ये वाल्व होते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये वाल्व हृदय के। तो हृदय में ध्यान देंगे, दाहिने देखो, हृदय को अब चार भागों में बांट दिया गया, एक बायां एक दायां। अब दाएं दाएं को दो दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो जो ऊपरी दोनों हिस्से, दोनों कमरे मिले, दोनों कक्ष प्राप्त हो गए, इन्हें कहा गया अलिंद। दोनों ऊपर वाले कक्ष को अलिंद, दोनों निचले कक्ष को कहा गया, यानी चैम्बर को निलय कहा गया। तो इनका नाम, दोनों जो ऊपर वाले कक्ष है अलिंद, अंग्रेजी में एट्रियम। तो इसको देखो ये दाहिने साइड है, इसलिए इसे लिख देंगे दायां, दायां अलिंद। इसका अंग्रेजी में राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। इधर ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां अलिंद। तो ध्यान देंगे ये, अब इसमें एक वाल्व लगा है दोनों के बीच, जिससे कि अलिंद में से नीले में खून यानी ब्लड आ सके, तो एक वाल्व लगा है। और ये वाल्व एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता है। उस तरह से जैसे नल में जब हम पानी, ऐसे नल का हैंडल दबाते हैं, पाइप से नीचे से पानी ऊपर चला आता है, लेकिन जब हैंडल छोड़ देते हैं तब भी पानी रुका रहता है, नीचे नहीं जा पाता है। या दरवाजा को उदाहरण समझ सकते हैं कि दरवाजा देखते हैं घर का, एक तरफ से खुल जाता है लेकिन दूसरी तरफ खोले तो नहीं खुलता है। कोई कोई दरवाजा बनाते हैं
जैसे लैट्रिन वैट्रिन में तो वो दोनों तरफ खुल जाता है कहीं कहीं। तो ऐसी बात नहीं, लेकिन अक्सर देखे होंगे ज़्यादातर दरवाजे जो है एक तरफ खुलते हैं। तो वैसे ऐसे वाल्व हैं लगे हैं, जैसे नल में चकवाल होता है, एक ही तरफ पानी को आने देता है, दूसरी तरफ नहीं जाने देता है, उसी प्रकार से इसमें वाल्व लगे हैं दोनों साइड में। हृदय के बाएं जो कि अलिंद से नीले में ब्लड आ सके, अलिंद से नीले में ब्लड आ सके, तो वो जो वाल्व लगे होते हैं उन, यदि बाएं साइड का जो वाल्व है उसे कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। इसका कारण ये है, बाई कहने का बाई मतलब होता है, इसे हिंदी में करेंगे तो द्विकपर्दी वाल्व कहते हैं, द्विकपर्दी वाल्व। अंग्रेजी में बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। द्विपर्दी मतलब होता है इसमें दो पर्दे होते हैं, तीन पर्दे तो होते हैं देखने में, याद रखेंगे इसमें तीन पर्दा तो होता है देखने में, लेकिन ऐसा होता है ना कि इसमें दो पर्दा एक में जुड़े रहते हैं, दो पर्दे एक में जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसे तीन पर्दे के बजाय दो ही पर्दे खुलते हैं, ऐसे ऐसे खुलता रहता है, दो ही, एक पर्दा ऐसे ऐसे खुलता रहता है। जबकि ये जो है थोड़ा बड़ा एक पर्दा होता है, एक छोटा पर्दा, तो इसमें दो पर्दे जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है द्विकपर्दी वाल्व या कपाट कह सकते हैं। इसे हिंदी में लिखेंगे तो कपाट, इसको याद रखें क्योंकि परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी दोनों में पूछ लिया जाता है, कभी हिंदी में पूछा जाता है कभी अंग्रेजी में, तो इसको याद रखेंगे। तो इसमें दो पर्दा होता है, और जो बाएं साइड में जो अलिंद से नीले में ब्लड आता है वो रास्ता जो वाल्व लगा होता है उसे त्रिकपर्दी वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकपर्दी वाल्व, त्रिकपर्दी कपाट, हिंदी में कपाट, या इसे अंग्रेजी में ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन पर्दा लगा रहता है। ऐसे इसमें तीनों पर्दे से, एक पर्दा ऐसे, एक नीचे से, तीन पर्दे से खुलते बंद होते रहते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है त्रिकपर्दी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, एक ऊपर से नली आई रहती है, एक नली ऊपर से आई रहती है जो शरीर के ऊपरी हिस्से से दाहिने अलिंद में ब्लड को लाती है। ऊपर शरीर के ऊपरी हिस्से से दाहिने अलिंद में ब्लड को लाती है, इसे कहा जाता है उच्च महाशिरा। उच्च महाशिरा, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। उसी प्रकार से एक नली होती है नीचे, हृदय के नीचे, जो कि ये उच्च महाशिरा आकर के यहाँ खुलती है, और निम्न महाशिरा एक है, नीचे से एक नली आती है जो शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को लाती है दाहिने अलिंद में। तो ये नीचे से एक नली आती है जो पीछे से हृदय के आती है, यहाँ खुलती है, यहाँ पे आती है, खुलती है। ये नली जो आती है पीछे से इसे आके यहाँ निकलती है दाहिने अलिंद में। तो देखो ये रक्त को कैसे लाती है, इसको ही देखते रहिए। ये अशुद्ध रक्त जो हरा से दर्शा रहे हैं अशुद्ध रक्त है, ये यहां निकलता है और यहां से आता है जो ऐसे, फिर यहां से ऐसे रक्त को लाती है। इसको एक एक स्टेप पे, जो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं इसको याद रखिएगा। आगे तो देखो एक नली जो नीचे से ब्लड को, अशुद्ध रक्त को लाती है। अब यहाँ एक अशुद्ध शुद्ध का पहचान बता दें तभी समझ में आएगा। अशुद्ध शुद्ध का पहचान भी जरूरी है। देखो अशुद्ध का रक्त का मतलब होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि रक्त प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला है रक्त में तो उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में यदि हम लाल रंग को, यानी धुआं है, धुएं में लाल रंग को यदि हम उसमें कोई खूब सुलगा दें, कोई ढेर सारा वो
कार्बन खूब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड खूब निकले और उसी में लाल कपड़ा देखो रखोगे तो हल्का नीला दिखाई देगा। तो इसी कारण से क्या करता है वो लाल रंग को कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सोख लेता है। इसीलिए देखो जो हाथ को देखेंगे जो लोग काले हैं उसमें नहीं दिखाई देगा, जो थोड़ा गोरे हैं तो उनमें जो है जब देखेंगे नसें जो हैं कुछ नसें जो है नीली नीली होती हैं और कुछ नसें लाल होती हैं। जो नीली है वो तो एकदम दिखाई दे रही हैं और वो नीली नसों से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त शरीर से आता है दाहिने आलिंद में आता है। तो देखेंगे सब लोग देख लेंगे जो लोग एकदम काले हैं उनमें नहीं दिखाई देगा, जैसे हम सब जैसा जो काला है तो उसमें नहीं दिखाई देगा, तो जो गोरे हैं उनमें दिखाई देगा। तो सब देख सकते हैं उसे। तो ध्यान देंगे वह उसमें से शरीर उसमें जो नीली दिखाई दे रहा है उसमें से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब क्यों नीला होता है इसका कारण यही है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाल रंग को क्या कर देता है सोख लेता है, तो इसीलिए वो नीली। और जैसे ही ये क्या कहते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है तुरंत तो फिर लाल दिखने लगता है। तो देखो कैसे अभी उसके बारे में आगे बताएंगे। तो देखो तो नीचे से एक सिरा आती है, नीचे से जो ब्लड को लाती है उसे कहा जाता है, दाहिने आलिंद में खुलती है, उसे कहा जाता है निम्न महाशिरा। ये उसे कहा जाता है निम्न महाशिरा। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा। ये है इधर से जाते यहाँ खून आता ब्लड गिरता दाहिने आलिंद में, ऊपर से जो खींचता है इधर ये शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को लाती है दाहिने आलिंद में और उच्च महाशिरा ऊपर वाले भाग से लाती है दाहिने आलिंद में। अब ये ब्लड आता है यहाँ वाल्व से, वाल्व जो है यहाँ से आता है दाहिने निलय में। तो नीले को हम लिखे हैं कि नहीं, दाहिना दायां आलिंद ये दोनों दायां निलय बायां निलय नहीं लिखे हैं तो इसको लिख दे रहे हैं, याद रखेंगे। तो ये हम दाहिना निलय कहाँ लिख दें, जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं दायां निलय या राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल यानी कि दाहिना निलय है, दाहिना आइलिंद है। अब एक प्रश्न यहां बनता है कि अशुद्ध रक्त कहाँ रहता है, किस भाग, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है, सदैव अशुद्ध रक्त होता है। तो हृदय के दाहिने हिस्से में अशुद्ध रक्त रहता है, चाहे वो दाहिना आलिंद हो चाहे तो दाहिना निलय। तो दाहिने आलिंद दाहिने निलय में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, ये प्रश्न बनता है। आगे अब बनाएंगे हृदय के और भाग। तो दाहिने निलय से एक और नली गई होती है फेफड़े में। पहले फेफड़ा बना दे, फेफड़ा यानी कि फुफ्फुस इसे कहते हैं। तो इसको छायांकित रूप से बना रहे हैं सिर्फ। ज्यादा बड़ा हो गया। ये हमारा हृदय है। ओ हृदय से जो हृदय के जिसमें हृदय होता है, हृदय के ऊपरी भाग में ये फेफड़ा होता है, यानी कह सकते हैं दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय होता है। अब ध्यान देंगे यहां। तो यहां दाहिने निलय से एक नली गई होती है, सीधे ये फेफड़े में जाती है, बाएं फेफड़े में जाती है। और ये नली यहां आगे आकर हृदय के ऊपरी हिस्से से ये दो भागों में बंट जाती है। एक भाग चला आता है ये दाहिने फेफड़े में, दाहिना फेफड़ा भी बना दे जिससे ज्यादा समझ में आएगा।
ये हो गया दाहिना फेफड़ा। अब ध्यान देंगे, इसके बाद एक और इस नली को क्या कहते हैं, क्योंकि इसको याद रखो, इसके बारे में पूरी जानकारी, कि जो नली दाहिने निलय से होकर बाएं फेफड़े में जाती है उसे, क्योंकि ये फेफड़े को कहा जाता है फुफ्फुस, इसलिए फेफड़े में जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। अब देखो धमनी और सिरा में क्या अंतर है, याद रखो, मुख्य अंतर हम बता रहे हैं, बाकी तो जब हम धमनी और सिरा में क्या अंतर बताएंगे तब ज्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको जो जानना है यहाँ उसके बारे में, उसको हम बताने जा रहे हैं। धमनी जैसे देखो, आप इंजन ट्यूबवेल कभी सिंचाई किए हैं ना, सिंचाई किए हैं तो एक सिंचाई करे होंगे, खेती बाड़ी जो करते हैं उनको जल्दी समझ में आएगा। देखो जब सिंचाई करते हैं तो एक ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल में एक बोरिंग वाली पाइप होती है, एक बोरिंग वाली पाइप जमीन में आती है, और यहाँ ट्यूबवेल है, और एक पंखा लगा, ऊपर एक पाइप लगा रहता है जो पानी को खींचता है, यहाँ ये पानी को खींच करके यहाँ से निचले बोरिंग से और ऊपर वाले पंखे के ऊपर जो पाइप लगा रहता है उसमें फेंकता है। तो ये खींचता किधर से, बोरिंग वाली पाइप से, और जो ऊपर वाली पाइप होता है उसमें से फेंकता है। तो जिस नली से फेंकता है, जिस नली से फेंकता है पानी वो, और जिससे खींचता है उसे क्या कहते हैं, हृदय उसी प्रकार से काम करता है। हृदय हमारा एक पंपिंग सेट की तरह कार्य करता है कि एक नली से पानी को खींचता है, दूसरी नली से भेजता, फेंकता, एक नली से खींचता है, दूसरी नली से फेंकता है। तो जिस नली से वो रक्त को खींचता है उसे सिरा कहते हैं, और जिस नली से वो फेंकता है, ब्लड को शरीर में भेजता है, उसे धमनी कहते हैं। मुख्य अंतर यही है। तो यहाँ इतना ही जानना जरूरी है, बाकी हम बाद में बताएं, क्योंकि पूरा बताने लगेंगे तो एक ही में तो बहुत ज्यादा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो, तो ये जो इधर बोरिंग वाली पाइप रहती है इसे सिरा, और जो उधर खेत में जो ले गए होते हैं सिंचाई के लिए वो धमनी, इसको याद रखेंगे। आज के बाद कहेंगे बोरिंग में इसको हृदय मान लेंगे, जो पंपिंग सेट है इसको हृदय मान लेंगे, यानी हार्ट मान लेंगे। तो जो पहले बोरिंग वाली पाइप है वो सिरा, और जो सिंचाई के लिए खेत में गई होती है पाइप उसे धमनी कहेंगे। तो उसी प्रकार से ये है, जो ब्लड को, जो नलिकाएं ब्लड को खींचती हैं दाएं लिन में लाती हैं उसे सिरा, और जो भेजती है रक्त को शरीर में वो धमनी होती है। तो देखो, अब बाएं निलय से एक नली गई होती है, और इस नली फेफड़े में गई होती है, फेफड़े को फुफ्फुस कहा जाता है, इसलिए इसे फुफ्फुस धमनी, क्योंकि रक्त को ले जाती है, यानी हृदय से दूर ले जाती है रक्त को शरीर में। तो ये अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ से घूम करके, और यहाँ एक वाल्व लगा रहता है, जो कि इसे याद रखेंगे, एक वाल्व लगा रहता है, ये वाल्व जो कि इस साइड में खुलता है, धमनी जिधर गई होती है उस साइड में खुलता है, उल्टे साइड में ब्लड प्रवाह हो तो नहीं खुलता है। तो इस वाल्व जो देखो फुफ्फुस में जो वाल्व लगा है उसे फुफ्फुस कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो फुफ्फुस में वाल्व लगा है उसे फुफ्फुस कपाट, फुफ्फुस कपाट या पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं इसे। फुफ्फुस में लगा वाल्व है तो फुफ्फुस कपाट या फुफ्फुस वाल्व कह सकते हैं। अब एक और याद रखेंगे, एक नली गई है जो बाएं निलय से गई है, ये शरीर में रक्त को भेजने का काम करती है, मोटी नलिका होती है, ये मोटी नलिका होती है,
शरीर में रक्त को भेजती है। ये ऊपर जा करके कई हिस्सों में बंट जाती है। देखो ये ऊपर कई हिस्सों में बंट जाती है। तो इसे कहते हैं महाधमनी। और इसमें जो वाल्व लगा होता है, यहाँ जो अंदर जिधर वाल्व निकला, जिधर ये धमनी गई होती है उधर की तरफ खुलता है, उल्टे साइड में नहीं खुलता है। जो वाल्व लगा रहता है इसे कहा, क्योंकि ये धमनी में, महाधमनी में लगा वाल्व है, इसलिए इसे कहा जाता है महाधमनी कपाट। महाधमनी कपाट इसे कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो ऑर्टिक कपाट, ऑर्टिक वाल्व कहेंगे। अंग्रेजी में इसे ऑर्टिक वाल्व कहेंगे, क्योंकि ऑर्टा में लगा है। और ये जो नली गई है इसे महाधमनी या ऑर्टा कहते हैं। महाधमनी या ऑर्टा कहते हैं। ऑर्टा, महाधमनी, तो ऑर्टा में जो लगा है तो ऑर्टिक वाल्व। जो पल्मोनरी में लगा है तो पल्मोनरी वाल्व इसे कहेंगे। तो ये याद रखेंगे। अब ये जो महाधमनी है, ये इस पल्मोनरी के पीछे से निकल करके हृदय के, ध्यान देंगे, इस हिस्से में आकर के फिर हृदय के पीछे से आकर के नीचे निकलती है और रक्त को निचले हिस्से में भी पहुंचाती है। यानी महाधमनी में से बहुत सी धमनियां, छोटी धमनियां और केशिकाएं सब निकली हुई हैं, जो शरीर के सभी भागों में रक्त को पहुंचाती हैं। ये यहाँ शुद्ध रक्त होता है, इसमें शुद्ध रक्त जाता है। ऐसे यहाँ से वाल्व से होकर फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ निकलता है। ये भी महाधमनी है, याद रखेंगे। यही वाली जो आती है यहाँ निकलती है, ये वाली। इसको काले से दिखाएं, नहीं तो ये निम्न महाशिरा है, ये महाधमनी है। क्योंकि देखो ये शुद्ध रक्त तो क्या क्या शरीर में पहुंचाती है, पीछे से आकर निकली होती है, और इसमें कई शाखाएं होती हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे, एक ही वीडियो सारा बताएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखो, तो जो दाएं अलिंद में, दाएं निलय से रक्त जाता है, सबसे पहले पहुंचता है यहाँ आगे फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में इस हिस्से में आकर के ये दोनों साइड में चली जाती है। एक आती है बाएं फेफड़े में, दाहिने फेफड़े में, इधर आकर निकलती है, और एक बाएं फेफड़े में, एक दाएं फेफड़े, एक बाएं फेफड़े में, इस प्रकार से है। तो देखो एक इधर चली जाती है यहाँ। अब यहाँ क्या होते हैं, एल्वियोलाई। वीडियो चल रहा है, देखो चल रहा है ना। तो देखो यहाँ होते हैं फेफड़े में एल्वियोलाई, जैसे होते हैं छोटे से सहतूत खाए हैं, यदि सहतूत खाए हैं जानते हैं, सहतूत का जो फल होता है उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, यानी वैसे आकार में एल्वियोलाई होते हैं यहाँ। एल्वियोलाई, ये ऐसे ऐसे होते हैं, सहतूत के जैसा, सहतूत के फल जैसा होते हैं, इसे कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई ये क्या काम करते हैं, इनका काम है कि ऑक्सीजन को खींच करके फेफड़े से रक्त में मिलाना, यानी O2 को क्या करते हैं, ये खींच लेते हैं और रक्त में मिला देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये
निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इनका यही काम है कि जब ब्लड यहाँ से देखो जाता है फेफड़े में, तो ये क्या करते हैं, पहला काम ये एल्वियोलाई ऑक्सीजन को तुरंत ढकेल करके फेफड़े में भेज देते हैं, फेफड़े में। और फेफड़े से जो ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जाता है, देखो जब हम सांस लेते हैं ना तो उसमें बहुत प्रकार की गैसें होती हैं। ये नहीं सिर्फ हम जो खींच रही वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं, लेकिन जो एल्वियोलाई है ना ये केवल ऑक्सीजन को ही खींचते हैं। यदि देखो डॉक्टर जो हवा कभी सुई लगाते हैं ना, तो जैसे खींचते हैं तो इसके बाद देखते हैं जो एयर बन जाता है हवा, उसके बाद वही लगा देते हैं तो दर्द करने लगता है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं और वो खून में जाता है ऑक्सीजन, तभी तो हवा पूरे शरीर में जाती है। जब हम सांस लेते हैं फेफड़ा खींच करके एल्वियोलाई उसको ऑक्सीजन खींच लेता है, खींचता है, शरीर में भेजता है, तो तब क्यों नहीं दर्द होता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर लगा दे यार शरीर में भर दे तो दर्द होने लगता है बहुत। कारण ये है ना कि जो यहाँ जो एल्वियोलाई है, जो हम हवा खींचते हैं तो बहुत प्रकार की गैसें होती हैं। तो एक ये और यहाँ क्या करता है एल्वियोलाई, केवल उसमें से ऑक्सीजन को खोज करके ऑक्सीजन ही सोखता है, ऑक्सीजन को खींच करके वो ब्लड में मिला देता, बाकी को छोड़ देता है। और जो डॉक्टर लगाते हैं उसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, भर देते हैं, उसी में रिएक्ट करती हैं और दर्द होने लगता है, ब्लड को जमा देती हैं। यहाँ क्या होता है, एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है और ऑक्सीजन को खींच करके ब्लड में मिला देता है। जब मिला देता है तो कुछ नलिकाएं होती हैं, ध्यान से देखेंगे, कुछ नलिकाएं होती हैं आकर के फिर ये यहाँ खुलती हैं। ये नलिकाएं आकर के बाएं अलिंद में खुलती हैं, जो कि शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये रक्त को फिर हृदय खींच लेता है अपने अंदर, इधर से आकर निकलती हैं, बाएं अलिंद में गिरती हैं। एक और नली होती है इसके लिए, इस दोनों नली को कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स, इसे सिरा कहा जाता है, पल्मोनरी सिरा, क्योंकि ये रक्त को खींचते हैं का काम करती हैं। रक्त जिस नली से हृदय में रक्त आता है उसे सिरा कहते हैं, यही मेन है, मुख्य अंतर है। जिधर से आता, जिससे जाता है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, से धमनी। लेकिन किसी किसी में ऐसा बताया गया है कि जिधर से शुद्ध रक्त जिससे होकर जाता है उसे धमनी, जिससे अशुद्ध उसे सिरा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो देखो, तो यहाँ भी एक एल्वियोलाई है, ये भी रक्त को शुद्ध किया, यानी ऑक्सीजन मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो ये ब्लड लाल दिखने लगा, लाल हो गया। अब आकर के ये पहुंचा बाएं अलिंद में, ये बाएं अलिंद में ये आकर यहाँ खुलती है। और उसी प्रकार से दो नलिकाएं और होती हैं जो कि फेफड़े में आए रहती हैं, इसी प्रकार से। यहाँ नहीं बना रहे हैं, याद रखेंगे, वैसे सिर्फ एक साइड में हम समझा देंगे, दूसरी साइड में समझ लीजिएगा। तो यहाँ से भी कुछ रक्त ऐसे, रक्त जो है यहाँ भी वही काम है, वही प्रोसेस, यहाँ भी नली आती है, ये आकर नलिका यहाँ खुलती हैं, यानी कि देखो दोनों फेफड़े दो दो नली आती है, यहाँ खुलती है और रक्त निकलता है, इनसे शुद्ध रक्त आता है साफ होकर के, ऑक्सीजन मिल करके। उसके बाद सभी जो है इधर से आ जाते हैं, रक्त बाएं निलय में आ जाते हैं। इस प्रकार से रक्त का परिसंचरण होता है हृदय में, रक्त जो है इस प्रकार से दौड़ता रहता है। अब हम बताएंगे किस कंडीशन में हृदय रक्त को खींचता है, किस कंडीशन में भेजता है। तो इसके सभी भाग को, महाशिरा, उच्च महाशिरा, निम्न महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, और जो इधर आए हैं फुफ्फुसीय, इसको नहीं लिखे हैं, लिख ले। तो जो ये नलिकाएं हैं दोनों, ये दोनों, इसे कहा जाता है फुफ्फुसीय सिरा, यानी फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी
वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी सिरा, यानी कि ये छोटी सिराएं होती हैं, महासिरा नहीं होती है ये, इससे इसमें से पतली होती है थोड़ा, इसे सिरा कहा जाता है, पल्मोनरी सिरा। तो इन दोनों को जिधर से ये शुद्ध रक्त जब यहाँ शुद्ध हो जाता है एल्विलाई से आता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे, अब एक बार में बता दे रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है, देख लो ऐसे दिखाई दे रहा है कि हृदय में किधर किस साइड में, यानी कौन से भाग में शुद्ध रक्त होता है, कौन से भाग में अशुद्ध रक्त होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो देख रहे हैं हृदय के दाहिने अलिंद दाहिने निलय में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं अलिंद बाएं निलय में शुद्ध रक्त होता है हमेशा, इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो लाल से बना है वो शुद्ध, यहां नहीं लिखे हैं। शुद्ध रक्त का मतलब होता है रक्त यानी ब्लड प्लस O2 ऑक्सीजन। तो देखो जो लाल से दर्शाया गया शुद्ध रक्त, जो हरे से अशुद्ध रक्त। अब इसका प्रोसेस देखिए एक बार में जल्दी से समझ लेंगे। जब हृदय सिकुड़ता है तो ये रक्त को ढकेलता है उस तरह से, जैसे एक बोतल में पानी भर लो, उसके बाद बोतल को एक बोतल में छेद कर लो, उसके बाद बोतल को दबाओ तो क्या करेगा, ये पानी फेंकेगा धार में, एक तेज धार में पानी को फेंकेगा, और वही पानी में डुबो करके उसको फुलाओ तो पानी को खींच लेगा। यही काम होता है इसमें, हृदय भी यही काम करता है कि इसके दो पोजीशन होते हैं। जिस पोजीशन में हृदय रक्त को खींचता है उसे डायस्टोलिक पोजीशन कहते हैं, यानी फैलता है हृदय। और जिस कंडीशन में वो स्थिति में वो रक्त को ढकेलता है भेजता है शरीर में, उसे सिस्टोलिक पोजीशन या सिकुड़ना कहते हैं। तो रक्त जब ये सिकुड़ता है तो रक्त को ढकेलता है, जब फैलता है तो रक्त को खींचता है। तो रक्त को फैलने को कहा जाता है डायस्टोलिक और सिकुड़ने को कहा जाता है सिस्टोलिक कहा जाता है। हिंदी में जब सिकुड़ता है उसे सिस्टोलिक या स्पंदन कहते हैं, स्पंदन, और जब फैलता है उसे प्रस्पंदन या डायस्टोलिक कहा जाता है या डायस्टोलिक। तो इसके बारे में बताएंगे सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, बीपी कैसे नापा जाता है, कैसे आप जान पाएंगे बीपी क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ एक बार देख ले जल्दी से ध्यान से। उच्च महाशिरा से ब्लड आया और निम्न महाशिरा से ब्लड आया शरीर से, शरीर के निचले भाग से शरीर के ऊपरी भाग से आया दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद से तुरंत वाल्व खुला आ गया यहाँ। ये किस कंडीशन है, जब हृदय फैला यानी कि डायस्टोलिक हुआ, डायस्टोलिक पोजीशन में फैला, रक्त को खींचा आया दाहिने अलिंद, दाहिने अलिंद से तुरंत आ गया ये दाहिने निलय में, और उसी साइड में रक्त को खींचा, क्योंकि जब हृदय फैलता डायस्टोलिक पोजीशन हमेशा रक्त को शरीर से खींचता है, तो यहाँ से भी उसी समय खींचेगा शुद्ध फेफड़े से, और खींचने का काम जहां जहां करेगा देखो, और शरीर के ऊपरी निचले हिस्से से खींचेगा दाहिने अलिंद में, दाहिने निलय में, बाएं अलिंद में और दाहिने अलिंद में रक्त को खींचता है। तो दाहिने अलिंद में अशुद्ध और बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त को खींचता है फेफड़े से, वहां यहाँ शरीर से वहां फेफड़े से खींचता है उसी समय जब वो फैलता है। लेकिन जब सिकुड़ता है तो ये भेजने के रक्त को ढकेलता है, तो रक्त को ढकेला, एक तो जो अशुद्ध आया था उसको ढकेला फेफड़े में, एक क्या किया दाहिना निलय ढकेला किसको, फेफड़े में दोनों, और अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त जो आया था उसको ढकेला क्या किया बाएं निलय से गया ये महाधमनी में, महाधमनी से शरीर में पूरे बंट गया। ऐसे होता है प्रोसेस। तो देखो ब्लड कैसे आता है, दाहिने अलिंद दाहिने निलय से हो करके पहले जाता है फेफड़ों में, फेफड़े से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है एल्विलाई द्वारा ऑक्सीजन, फिर इसके बाद वापस आता है बाएं अलिंद से बाएं निलय में, फिर इसके बाद बाएं निलय से ये महाधमनी से हो करके कुछ ऊपरी हिस्सा में, इधर ऊपर की तरफ भी कुछ रक्त चला जाता है ऊपरी हिस्से में, और कुछ निचले हिस्से में चला जाता है। तो इस प्रकार से जान सकते हैं कि रक्त का संचार कैसे है, कैसे होता है हृदय में, जान गए होंगे। अब हम बताएंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पोजीशन को। सिस्टोलिक यानी हृदय का सिकुड़ना फैलना, जब आप जाते हैं बीपी ना पाते हैं उसको जानना जरूरी है। देख लो एक कंडीशन है उसका।
यहां बता दे रहे हैं, थोड़ा जगह है, देखो जब बीपी नापा जाता है, बीपी अक्सर जो बताते हैं डॉक्टर, क्या बताते हैं कि आपका बीपी है 120/80 लो एंड हाई। कहीं लो आपका 120 है, ओ हाई 120 है, और लो 80 है। लेकिन हाई लो विशेष का कोई मतलब विशेष नहीं होता। इसको सामान्य भाषा में जो कम जानकार होते हैं उनको जो है हृदय से संबंधित बीपी को समझ, सब लोग थोड़े पढ़े रहते हैं, तो इस प्रकार से जो लोग नहीं जानते हैं उनको समझाने के लिए हाई लो शब्द प्रयोग किया जाता है। ऊपरी इतना है, निचला इतना है, लेकिन वास्तव में ऊपरी निचला नहीं है। डॉक्टर यही बताते हैं लो आपका इतना है, हाई इतना है, यानी कि ऊपर इतना है, निचला इतना है। तो ध्यान देंगे, ये आपका होता है 120/80 mmHg। अब mmHg क्या है इसके बारे में बताएं। mmHg एक प्रकार का दबाव है, प्रेशर है। कैसा प्रेशर? तो नॉर्मल बीपी आपका कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। जो 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। यानी जब हृदय सिकुड़ता है और ढकेलता है, क्या करता है? रक्त को सिकुड़ता है, ढकेलता है, तो नसों पर एक दबाव बनता है। नसों की दीवारों पर, शिराधमनियों की दीवार पर एक दबाव बनता है, उसी को कहते हैं सिस्टोलिक। उस दबाव को, वो दबाव होता है 120 mmHg का दबाव होता है। और जब वो फैलता है तब वो प्रेशर जो बनाता है, दबाव बनाता है, वो कम होता है, 80 mmHg होता है। जब ढकेलता है, चाहे कभी पंपिंग सेट में जब सिंचाई करते हैं तो देखो जिस पाइप से वो नली, जिस पाइप से वो यानी बोरिंग वाले पाइप से या कहीं जो तालाब से पानी सींच रहे हैं खेत को, तो देखेंगे वहां वो खिंचाव कम रहेगा, पानी दबाव कम रहेगा नली में। जिधर से पानी खींचेगा पंपिंग सेट, उस नली में पानी का दबाव कम रहेगा, प्रेशर। लेकिन जिस नली से वो फेंकता है पंपिंग सेट पानी, उसमें दबाव बहुत ज्यादा, उसको कितना मुंह बंद करें वो फेंक देगा आपके हाथ को। लेकिन वहां जो है चाहे तो रोक देंगे, इंजन को ऐसे रोक दें, पाइप को ऐसे पकड़ लेंगे तो पानी नहीं खींच पाएगा, इंजन बंद होगा। लेकिन आप जब उस जहां से वो पानी फेंकता है वहां दबाएंगे तो आपको ही फेंक देगा। तो ये देखेंगे कि जहां जब वो फेंकता है जिस नली से, नहीं उस दबाव, वो दबाव ज्यादा होता है, 180 mmHg होता है। और जिस नली से खींचता है, जब हृदय रक्त को खींचता है, उस कंडीशन में उसका प्रेशर कम हो जाता है। कितना? 80 mmHg। अब mmHg क्या है? जैसे देखो एक बर्तन है, यदि हम इसको 120 मिलीमीटर ऊंचा बर्तन के ऊपर दीवार है, इसमें हम 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर उसका पारे को रख लें, पारा भर दें, पारे को क्या कर दें? 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दें उसको। उसके बाद इस बर्तन में भर दिए। कितना मोटा ऊंचा बर्तन है, मोटा परत इसका भरेंगे 120 mm, यानी कि 12 सेंटीमीटर ऊंचा हम इसको क्या कर देंगे? पारे को बर्तन में भर देंगे। तो निचले हिस्से पर उस पारे का भार के कारण एक दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा। इसी भार को कहा जाता है, उसी प्रेशर को कहा जाता है 120 mmHg, क्योंकि ये Hg भरा होता है, Hg का दबाव होता है ना। Hg मतलब होता है पारे का संकेत होता है, मरकरी यानी पारे का संकेत होता है Hg का दबाव जो है उसी को कहा जाता है। और कितना मोटा परत है इसका? 120 mm। जितना 120 मिलीमीटर हम मोटा Hg भर दें परत उसका, तो तली पर जितना दबाव बनता है उसी दबाव यानी प्रेशर को कहा जाता है 120 mmHg। यदि 80 mm का तो कम भरें, 80 mm यहाँ भर दें, 80 mm मोटा पारा भर दें, तो जो दबाव बनता है उसे कहते हैं 80 mmHg। अब जैसे कोई सिर पे यदि बोझा ला दे, 10 किलो लाद दे, तो ऐसे करेगा व्यक्ति, हाँ लदा है 20 किलो करेगा। उसके बाद 50 लाद दे तो वो थोड़ा झुक जाएगा दबाव, 1 कुंटल लाद दे तो गिर जाएगा धड़ाम से। तो प्रेशर जितने भार लादेंगे उतना दबाव ज्यादा पड़ेगा। तो देख रहे हैं
180 बीपी जो नपाने जाते हैं वो एक दबाव होता है, प्रेशर होता है नसों पे, जो जब वो हृदय धक्का देता है, ऐसे हृदय वो उसको ब्लड को धक्का देता है, सिकुड़ता है तो रक्त को धक्का देता है, तो जो नसें हैं उस पर दबाव बनता है, जो प्रेशर बनता है उसी प्रेशर को कहा जाता है 120। और उस कंडीशन में जब वो हृदय खींचता है रक्त को तो उस पर प्रेशर कम हो जाता है, धमनियों शिराओं पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो 80 mmHg रह जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में यदि व्यक्ति स्वस्थ है, बढ़िया है, एकदम हंसता बोलता खेल रहा है, आराम से नॉर्मल कंडीशन में है, तो उसका हृदय जो है ये इसका प्रेशर जो नसों पर है, धमनियों पर उसका प्रेशर होता है 120 से 120। सिस्टोलिक पोजीशन में जब रक्त को ढकेला जाता है और जब रक्त को खींचा जाता है हृदय द्वारा, तब उसका दबाव 80 mmHg रह जाता है। इसी को कहा जाता है बीपी आपका 120/80 है। अब जान लेंगे यदि आपका बीपी ब्लड प्रेशर, देखो हाई कब होता है, हाई यानी अगर आपका बीपी 139 सिस्टोलिक यानी ढकेलने वाला प्रेशर 139, तो खींचने पर प्रेशर, रक्त को जब खींचता है तब प्रेशर से दबाव बनता है, वो 90 से थोड़ा भी यदि ज्यादा हुआ, mmHg से ज्यादा हुआ, यदि 139 सिस्टोलिक डायस्टोलिक 90 प्रस्पंदन, इसे ऊपर एक को सिस्टोलिक को स्पंदन हिंदी में, और इसे प्रस्पंदन कहते हैं, इस कंडीशन को प्रस्पंदन कहते हैं। तो स्पंदन में 139 और प्रस्पंदन में 90 से यदि ऊपर हुआ ये संख्या, तो समझ लो व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है। और लो कंडीशन में यदि सिस्टोलिक यानी स्पंदन 90 और प्रस्पंदन यानी डायस्टोलिक 60 mmHg से यदि नीचे हुआ तो व्यक्ति नीचे चला जाता है, यानी कब्र में चला जाएगा। तो याद रखेंगे बीपी 139/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 और 60 से नीचे भी नहीं होना चाहिए। और जब ये समस्या हो जाती है हृदय में, हृदय गति कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब हृदय गति में, हृदय में एक स्थान होता है SA, यहाँ एक होता है एक नोड, यहाँ एक नोड अर्थात एक बिंदु होता है, हृदय का नापा गया, जैसे भूकंप का एक केंद्र होता है, जहाँ भूकंप ज्यादा होता है वहाँ ज्यादा मतलब उधम मचाया रहता है, वैसे यहाँ भी होता है कि ऐसे हृदय में देखा गया है, जिसे लगता है हृदय का सारा गति का केंद्र यही है, दोनों जगह हृदय के गति का केंद्र है, उसी केंद्र को कहा जाता है SA नोड। क्या कहा जाता है? SA नोड। और दूसरे केंद्र को कहा जाता है AB नोड। तो SA नोड पर जब हृदय गति सामान्य नहीं रह जाता है तो धीमा बहुत गति उसका धीमा या कभी तेज यानी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, नियमित नहीं रहता है, तो उसको नियमित बनाए रखने के लिए एक मशीन आती है पेस मेकर। तो ऐसे बिंदु पर यानी ऐसे नोड पर वो जो है पेस मेकर लगाया जाता है, जो कि हृदय की गति को कंट्रोल यानी कि एक लय में चलाने लगता है। तो पूछा जाता है हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? ऐसे नोड को, क्योंकि ऐसे नोड पर पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर का काम ऐसे नोड और एबी नोड करते हैं, ये हृदय की गति को कंट्रोल करते हैं कि ना ज्यादा होने पाए ना कम होने पाए, हृदय के गति को कंट्रोल करते हैं। ऐसे नोड एबी नोड, इसको होता है साइनोएट्रियल नोड, इसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड होता है या वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन अब ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, आगे कुछ अभी प्रसंचरण के भाग हैं, आगे वीडियो बनेंगे रक्त प्रसंचरण के अभी, और तो उसमें बता देंगे इसके बारे में विस्तार से। तो देखो हृदय के बारे में सारी जानकारी हो गया होगा।
तो और एक बात याद रखेंगे, प्रेशर होता है जो दबाव बनता है, और जो हृदय जितनी बार धक्का दे करके रक्त को भेजता है उसी को धड़कन कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है।